आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में स्टडी करेंगे। ये क्या होता है? सबसे पहले तो यही सवाल उठता है ना कि आखिरकार ये होता क्या है। हिंदी में हम इसको व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ब्रिज मतलब पुल, और पुल का एक नाम और हिंदी में रखते हैं सेतु। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं हिंदी में? व्हीटस्टोन सेतु। ये प्रतिरोधों के संयोजन का एक विशेष प्रकार का अरेंजमेंट है। देखो, प्रतिरोधों का संयोजन आपने पढ़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं। तो प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन ही हम इसमें करते हैं, लेकिन दिस इज द स्पेशल पैटर्न ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ये प्रतिरोधों के संयोजन की एक स्पेशल टाइप की व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में हम 4 रेसिस्टर्स को आपस में कंबाइंड करते हैं, 4 प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं। अब उन 4 को कैसे जोड़ा जाएगा? तो उन 4 को ऐसे जोड़ा जाएगा कि जो 2 प्रतिरोध होंगे, 2 प्रतिरोध, उन 2 को श्रेणी क्रम में, बाकी 2 और बचेंगे क्योंकि टोटल 4 हैं। तो जो बाकी 2 बचेंगे उन 2 को भी हम कैसा जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। और ये वाले 2 का एक कॉम्बिनेशन, बाकी 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों को हम समांतर में कनेक्ट कर देंगे, और ऐसा करके हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। ऐसा करके हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल तैयार करते हैं। तो वही एक विशेष प्रकार का पैटर्न है प्रतिरोधों के संयोजन का। करते एक्चुअली उसमें भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स ही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज द स्पेशल पैटर्न ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। प्रतिरोधों के संयोजन का एक विशेष प्रकार का पैटर्न होता है, और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? तो इसकी मदद से आप किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। किसी का भी अगर आपको प्रतिरोध चाहिए जिसका प्रतिरोध आपको नहीं मालूम है, तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे और क्या होता है ये? हाँ, एक चीज और कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर व्हीटस्टोन। कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के। वेरी गुड। और ये प्रोफेसर थे, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन। उन्होंने क्योंकि इसका आविष्कार किया था, इसलिए हमने उनके सम्मान में इसका नाम भी वही रख दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज क्यों लगाया गया पीछे? क्योंकि हमने जो ये 2 लाइनें बनाई है प्रतिरोधों को जोड़ करके, इनके बीच में हम एक ब्रिज बनाएंगे। अभी हमने आपको बताया कितने रेसिस्टर्स को कंबाइंड करेंगे आपस में? 4 को, और 4 को जोड़ करके एक चतुर्भुज बनाएंगे। उनमें 2 एक लाइन में जुड़ेंगे श्रेणी में, 2 एक लाइन में जुड़ेंगे श्रेणी में, और इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? समांतर में। उसके बाद उन दोनों के बीच एक ब्रिज बनाएंगे हम। इस वजह से उनके सम्मान में नाम क्या रखा? व्हीटस्टोन। और क्योंकि इन दोनों के बीच हमने एक ब्रिज बनाया, इसलिए इसका नाम रख दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं कि किस तरीके का स्पेशल पैटर्न बनाया गया था रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन का। आप भी देखिए, 4 रेसिस्टर्स कंबाइंड करने हैं। तो सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये, इस जगह पर 2 रास्ते बनाने, आप सी कर लो इसको। ठीक है, एक बिंदु ये है, और इसी की सीध में एक दूसरा बिंदु ये, इसको हमने सी मान लिया। एक यहां पर मान लेते हैं, और एक पॉइंट उसी की सीध में हम यहां ले लेते हैं। बी और डी, ये पॉइंट्स मैंने पहले ही ले लिए हैं ताकि बनाने में फिगर हमें आसानी रहे। अब इन्हीं 4 बिंदुओं के बीच में हमें अपने वो चारों रेसिस्टर्स कंबाइंड करने हैं। किस तरह से? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक रेसिस्टर देखिए हमने ये लगा दिया,
एक रेसिस्टर हमने ये लगाया, तो ये दो रेसिस्टर्स लगा दिए और इधर से भी करंट ऐसा फ्लो हो सकती है। दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं आपको? श्रेणी में दिख रहे हैं, एक के पीछे एक लगा हुआ है। दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद और जो दो रेसिस्टर्स हैं उनके भी कॉम्बिनेशन हमने बनाए, एक ऐसे लगाया और दूसरा इस तरह से। तो इस तरह से आपने देखा कि चार प्रतिरोधों को हमने कंबाइंड किया और करंट फ्लो के हमने दो रास्ते बनाए। करंट फ्लो के दो रास्ते बनाए। कहां है करंट फ्लो के दो रास्ते? यहां से ऐसा करंट आएगी तो करंट इस रास्ते से भी ऐसा जा सकती है और करंट इस रास्ते से भी ऐसा जा सकती है। इसलिए यहां पर करंट फ्लो के हमने कितने रास्ते बनाए? दो। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वाटर का फ्लो होता है। यहां से वाटर आएगा, अगर हमने ऐसा दो नहरें बनाई हुई हैं तो थोड़ा पानी इनमें से भी जाएगा और थोड़ा पानी इस नहर से भी चला जाएगा। तो ये करंट फ्लो के हमने दो रास्ते बना दिए। ये जो 4 रेसिस्टर्स हमने लगाए हैं, इन रेसिस्टर्स को हम मान सकते हैं, मान लिया इसका प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 और ये R4 है। आप चाहें तो इनको P, Q, R, S भी मान सकते हैं। तो अगर कोई P, Q, R, S मान के बताता है तो वो भी सही बताते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेसिस्टर्स को मानना है। R1, R2, R3, R4 हमने ऐसे माने हैं। हम चाहें तो R1, R2, R3, R4 ऐसे भी मान सकते हैं। कैसा भी मानिए, 4 रेसिस्टर्स आपने कंबाइंड करने हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो पॉइंट हमारा B है और ये जो पॉइंट हमारा D है, इनके बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर को हिंदी में धारामापी कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर को क्या बोलेंगे? धारामापी। याद रख लीजिए इसे आप। गैल्वेनोमीटर को हिंदी में कहा जाता है धारामापी। ये क्या करता है? आंसर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। देखो, करंट किसी लाइन में, किसी तार में है, किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या करंट फ्लो नहीं हो रही है, आप आंखों से देख के तो नहीं जान सकते ना। यहाँ इतने सारे वायर्स लगे हुए हैं, क्या आंखों से देखकर तार को जब आप देखते हो तो क्या आप जान जाते हो कि इसमें करंट फ्लो हो रही है? आंसर इज नो। तार को देखकर तो हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन उस तार से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके देखकर जान जाते हैं कि इस पीछे वाली लाइन में धारा जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर वो पीछे वाली ट्यूबलाइट्स जल रही हैं, इसका मतलब उनमें करंट जा रही है, नहीं जल रही तो नहीं जा रही, पर तार को देख के नहीं पता लगा सकते। ऐसे ही हम वायर को देख के पता नहीं लगा सकते कि करंट है कि नहीं है, इसलिए हम ये डिवाइस बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब किसी भी सर्किट की किसी भी पाथ पे, करंट के किसी भी रास्ते पर अगर हमको मालूम करना होता है कि इस रास्ते पर करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हम उस तार को काटते हैं बीच में से और वहां पर ये डिवाइस लगा देते हैं। उस डिवाइस में एक इंडिकेटर बना रहता है, सुई बनी रहती है। वो इंडिकेटर ऐसे चलता है तो हम समझ जाते हैं कि धारा एक दिशा में बह रही है। अगर वो इंडिकेटर ऐसे चलता है तो हम जान जाते हैं कि धारा बह रही है, पर उसने अपनी दिशा बदल दी है। गैल्वेनोमीटर का ऐसा होता है, उसका इंडिकेटर बीचों बीच रहता है, जीरो, उसका जीरो बीच में रहता है। अगर इंडिकेटर एक तरफ जाए इसका मतलब धारा है एक दिशा में, अगर इंडिकेटर दूसरी तरफ जाए तो धारा है दूसरी दिशा में, और अगर उसका इंडिकेटर ना चले तो समझ जाएं कि इस लाइन में करंट नहीं आ रही है। तो यहां पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? टू सेंस इलेक्ट्रिक करंट। ये मेनली इलेक्ट्रिक करंट को सेंस करने के लिए ही बनाया जाता है कि करंट है कि नहीं है। इसको जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखता है।
जब आप लैब में इसे देखेंगे, इसका 0 बीचों बीच रहता है और यहां पर एक इंडिकेटर लगा रहता है और इसके सामने जो इसकी दीवार बनी होती है ना, वहां पर बहुआय से G लिखा रहता है। तो G से हम जान जाते हैं दैट दिस इज द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये इसका इंडिकेटर है। यहां पर ये इंडिकेटर जुड़ा रहता है, एक तरफ -1, -2, -3, -4 ऐसे नेगेटिव साइन बने रहते हैं और एक तरफ 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव निशान बने रहते हैं। तो अगर और यहां पर ऐसे 2 टर्मिनल्स लगे रहते हैं इस तरीके से। हम जब भी सर्किट में इसे जोड़ते हैं, इधर एक तार इसमें जोड़ेंगे और दूसरी तार इसमें जोड़ेंगे, जो तार बीच में से काटेंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर होता है। अगर हमने तार जोड़ा और सर्किट का स्विच ऑन किया, अगर इसकी सुई ना तो लेफ्ट साइड में जा रही है और ना राइट साइड में जा रही है, क्या मतलब हुआ कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर इसकी सुई ऐसा लेफ्ट में जा रही है सर्किट का स्विच ऑन करने से, इसका मतलब करंट किसी एक डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है। अगर दूसरी तरफ जा रही है करंट तो भी फ्लो हो रही है, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई। तो करंट फ्लो हो रही कि नहीं फ्लो रही ये भी बताएगा और करंट किस डायरेक्शन पे है ये भी बताएगा आपको, कि इधर से इधर जा रही है कंडक्टर में या उधर से इधर आ रही है। दोनों बातें आपको इंडिकेट करेगा। सो दिस इज द गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो इस लाइन पे हम इस गैल्वेनोमीटर को लगा रहे हैं, इसका भी अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, इसलिए उसके साथ हमने ये रेसिस्टर बना दिया। तो ये रेसिस्टर अलग से नहीं लगाया है, ये दिखाने के लिए कि गैल्वेनोमीटर में भी प्रतिरोध होता है, ये हमने बना दिया साथ में इसके, इसीलिए साथ में यहां पर बना दिया है हमने। और इसका जो दूसरा तार होगा उसको यहां हम टच करा देंगे, ऐसा जोड़ देंगे, टच करा देंगे, कुछ भी आप कर दीजिए, यहां पर आकर के हम टच करा देंगे। ठीक है, अच्छा। तो ये B और D के बीच में ये हमने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर। इसके 2 कॉर्नर अभी बचे हुए हैं क्योंकि हमने चतुर्भुज बनाया है और चतुर्भुज में टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4। इन 2 कॉर्नर्स के बीच में हमने ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। बाकी अभी 2 कॉर्नर्स बचे हुए हैं, उन 2 कॉर्नर्स के बीच में हम क्या लगाएंगे, तो आंसर है उन 2 कॉर्नर्स के बीच में हम करंट की सप्लाई करेंगे, इसको वोल्टेज सप्लाई करेंगे। वोल्टेज सप्लाई करेंगे मतलब क्या करेंगे, वोल्टेज सप्लाई करेंगे मतलब यहां पर हम एक बैटरी लगा देंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। मान लिया कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का एक वोल्ट होती है, 6 वोल्ट की है, 4 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, हर बैटरी का अपना एक वोल्टेज रहता है। तो मान लिया ये बैटरी कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की है। तो ये यहां पर हमने एक बैटरी लगाई जिसे आप वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये वोल्टेज का सोर्स है सर्किट में। तो एक चीज देखो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि जब 4 प्रतिरोधों को जोड़कर हमने एक चतुर्भुज बनाया, उसमें हमको 4 कॉर्नर्स मिले। उन 4 कॉर्नर्स में से 2 कॉर्नर्स के बीच में आप गैल्वेनोमीटर लगाएंगे और बाकी 2 कॉर्नर्स के बीच में आप क्या लगाएंगे, बैटरी। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जिन 2 कॉर्नर्स के बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है उन्हीं 2 कॉर्नर्स के बीच में बैटरी लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे। या तो जिन 2 कॉर्नर्स के बीच में आपने बैटरी लगाई है उन्हीं 2 कॉर्नर्स के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर और बैटरी दोनों एक साथ किन्हीं 2 कॉर्नर्स के बीच में कनेक्ट नहीं किए जाएंगे। जो बैटरी होगी ये 2 अलग एंड्स के बीच में कनेक्ट करेंगे
और जो गैल्वेनोमीटर होगा उसे दो अन्य कोनों के बीच में जोड़ेंगे। सो बैटरी शुड बी द टू अदर कॉर्नर्स एंड गैल्वेनोमीटर शुड बी एट द टू अदर कॉर्नर्स, अलग अलग कॉर्नर्स में। अगर आप गैल्वेनोमीटर यहां लगाना चाहते हैं बेशक लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर याद रहे कि बैटरी को कहां लगाइए, इसमें लगाइए। यह भी कोई फिक्स नहीं है कि गैल्वेनोमीटर यहीं लगेगा, बैटरी यहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। आपने अगर गैल्वेनोमीटर यहां लगाना है आप लगा लीजिए, पर फिर याद रहे कि बैटरी कहां लगाइएगा, इन दो कॉर्नर्स के बीच में। कहने का मतलब यूं, बैटरी और गैल्वेनोमीटर दोनों को सेम कॉर्नर्स के बीच में नहीं जोड़ेंगे आप। और अब आप देखिए, करंट फ्लो के दो रास्ते हैं। यहां से करंट ऐसे जाएगी, यहां पर जाने के बाद उसको दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर से ए से बी, ए से चलेगी और बी से होते हुए सी पर पहुंच जाएगी, और ए से चलेगी डी से होते हुए भी सी पर पहुंच जाएगी। तो जैसे दो नहरों में ऐसा पानी फ्लो होता है, वैसे हमने करंट फ्लो के दो रास्ते बनाए। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में हमने ये ब्रिज बनाया है। देखिए, देख रहे हैं ना आप, करंट फ्लो का एक ही रास्ता है, करंट फ्लो का एक ही रास्ता है, और दोनों के बीच में ये हमने एक ब्रिज बना के रखा हुआ, गैल्वेनोमीटर। इसीलिए इसका नाम रखा व्हीट स्टोन ब्रिज। अब आपको समझ आ रहा है कुछ कि इसका नाम क्या रखा गया, व्हीट स्टोन ब्रिज। और क्यों रखा गया? क्योंकि इसे आविष्कार किसने किया? इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने। और इसमें दोनों करंट फ्लो के रास्तों के बीच एक ब्रिज बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है, एक सेतु बना हुआ है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, ओके। करंट को आप मान सकते हैं, हमने मान लिया कि यहां पर ऐसा करंट फ्लो हो रही है, तो बैटरी जो कि वोल्टेज सोर्स है, माना कि इससे आई करंट फ्लो होती है, यह करंट यहां पर पहुंचती है आई। अब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, यहां के बाद करंट के जाने के दो रास्ते हैं, तो थोड़ी सी करंट इस रास्ते पर जाएगी, थोड़ी सी करंट इस रास्ते पर जाएगी। हमने मान लिया इस रास्ते पर करंट जा रही है I1 और इस रास्ते पर करंट जा रही है I2। ये I1 इधर आएगी, I2 इधर जाएगी। गैल्वेनोमीटर रास्ते पर भी करंट जा सकती है, क्यों? क्योंकि ये भी तो कनेक्टेड है उससे। तो इस रास्ते पर जाने वाली करंट को हम मान लेते हैं IG। क्यों? गैल्वेनोमीटर करंट, I स्टैंड्स फॉर करंट एंड G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर। तो अगर इस रास्ते पर करंट आती है तो हम इसको क्या मान लेते हैं? IG, गैल्वेनोमीटर करंट। और एक चीज देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि करंट हमेशा ऊपर से नीचे आएगी, करंट नीचे से भी ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन डिपेंड किस पर करती है कि किस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है और किस पॉइंट का पोटेंशियल लो है। अगर B हायर पोटेंशियल होगा और D लोअर पोटेंशियल होगा तो करंट किधर से किधर फ्लो होगी? अरे B हायर पोटेंशियल है, D लोअर पोटेंशियल है, तो करंट किधर से किधर फ्लो होगी? D से D की ओर, क्योंकि आप सब जानते हैं दैट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अगर D हायर पोटेंशियल है और B लोअर पोटेंशियल है तो फिर करंट D से B फ्लो होगी। लेकिन हम एक तरफ एरो बना दे रहे हैं क्योंकि हमें तो एक तरफ बनाना पड़ेगा किसी तरफ, बट आपको यह समझना है कि अगर B हायर है D लोअर है तो करंट ऊपर से नीचे आएगी, और अगर D हायर पोटेंशियल है B लोअर पोटेंशियल है तो करंट नीचे से ऊपर जाएगी और आगे भी करंट जाएगी। एक काम करते हैं, अभी तक इसके बारे में हमने जो चीज सीखी है क्यों ना उसको दो लाइंस में नोट कर लिया जाए और इसके बाद इसके आगे आते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट करिए। व्हीट स्टोन सेतु
प्रतिरोधों के संयोजन व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों के संयोजन की एक विशेष व्यवस्था होती है। इसमें 4 प्रतिरोधों को व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों के संयोजन की एक विशेष व्यवस्था होती है। इसमें 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के रूप में संयोजित किया जाता है और इसकी हेल्प से क्या करते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसका आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने किया था। ठीक है, तो ये हमने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में थोड़ा सा नोट कर लिया एंड आई होप कि इतना तो अभी तक आपको समझ आ रहा है। इसके बाद ये गैल्वेनोमीटर का यूज हम इलेक्ट्रिक करंट को सेंस करने के लिए यूज करते हैं। ये आपने नोट कर लिया है, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ओके। देखें तो हमने बात की कि अगर B और D में से एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल पर होगा तो करंट हायर से लोअर की फ्लो होगी। लेकिन एक और कंडीशन देखिए, अगर बाई चांस B और D के पोटेंशियल सेम हो गए मतलब B और D में से ना तो कोई हायर पोटेंशियल है और ना ही तो कोई लोअर पोटेंशियल है, फिर क्या होगा, फिर इस लाइन में करंट का फ्लो नहीं हो सकता। भाई करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर ही तो करंट फ्लो होती है। लेकिन अगर B और D दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए, यानी कि ना तो कोई हाई रहा और ना कोई लो रहा, फिर करंट का क्या होगा इस रास्ते पर, आंसर है उस वक्त इस रास्ते पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और अगर इस रास्ते पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो Ig की वैल्यू कितनी हो गई, 0। लेकिन याद रहे ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब बिंदु B और बिंदु D के विभव आपस में समान होंगे, ना कोई उच्च विभव
और ना कोई निम्न विभव होगा। उस समय इस रास्ते पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अगर इस रास्ते पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो जो I1 करंट इधर से इधर की तरफ जा रही है वो यहां पर भी I1 ही आ जाएगी और यहां पर भी I1 आ जाएगी। जो I2 करंट यहां से प्रवेश कर गई है वो यहां पर भी I2 है, यहां पर भी I2 करंट है और यहां पर भी I2 करंट जाएगी। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पर कोई करंट जा ही नहीं रही है। और यहां दोनों फिर से कंबाइंड होकर कितनी बन जाएंगी? I, और वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर जाएगी। इस तरह से ये यहां पर होता है। और अब मैं आपको बता सकता हूं कि इस प्रकार जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, इसकी 2 कंडीशंस हो सकती हैं इस पे। एक कंडीशन वो जब गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर करंट बहेगी और एक कंडीशन वो जब गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर करंट फ्लो नहीं होगी। गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर करंट कब फ्लो होगी? जब बी और डी में से कोई एक हाई होगा, कोई एक लो होगा, अर्थात दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। उस समय गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर करंट फ्लो होगी। और अगर गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब ना बी हाई है और ना डी हाई है, दोनों के पोटेंशियल्स आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। और उस समय गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर करंट फ्लो नहीं होगी। इस तरह से ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, इसकी 2 स्टेजेस हैं, इसकी 2 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं आप देखिए। व्हीटस्टोन सेतु में 2 स्थितियां हो सकती हैं। व्हीटस्टोन सेतु में 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली कौन सी कंडीशन है? पहली जैसे कि मैंने बताया कि गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर करंट आ भी सकती है, ठीक है। और अगर करंट आएगी तो कब आएगी? जब बी और डी के वोल्टेजेस आपस में बराबर नहीं होंगे। और हम आपको बताएं इस स्थिति को हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु असंतुलित है। क्या है वो? असंतुलित है। कब असंतुलित मानेंगे? अगर इसमें थोड़ी सी भी करंट आ गई तो मानेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु असंतुलित है। तो 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक असंतुलित अवस्था, असंतुलित अवस्था, अनबैलेंस्ड कंडीशन। अनबैलेंस्ड, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को अनबैलेंस्ड कब माना जाएगा? जब गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर करंट फ्लो होगी। यदि धारामापी में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात Ig इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहा जाएगा? जब धारामापी में वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, अर्थात Ig का मान 0 नहीं होगा। उस समय हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है। और ऐसा होगा क्यों? क्योंकि उस समय B का वोल्टेज और D के वोल्टेजेस आपस में बराबर नहीं होंगे। कोई एक हायर पोटेंशियल होगा और कोई दूसरा लोअर पोटेंशियल होगा, इसलिए वो करंट फ्लो होगी।
और व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित कहा जाएगा। संतुलित अवस्था जिसे आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये बैलेंस्ड तब होगा जब धारामापी में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि धारामापी में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात Ig की वैल्यू 0 हो जाए, उस वक्त हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है। और ऐसा तभी हो सकता है जब बिंदु B और बिंदु D दोनों के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल हों। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की ये दो स्टेजेस हैं, दो कंडीशन हैं। एक व्हीटस्टोन ब्रिज असंतुलित भी कहा जाएगा और व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित भी कहा जाएगा। हम इनमें से कौन सी कंडीशन को पढ़ेंगे? क्या दोनों पढ़नी है? आंसर इज नो। हमें दोनों कंडीशन स्टडी नहीं करनी है। हमें केवल कौन सी कंडीशन स्टडी करनी है? संतुलित अवस्था। व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी बैलेंस्ड, वो कंडीशन हमको केवल स्टडी करनी है। ये कंडीशन हमें स्टडी नहीं करनी है आपके 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो संतुलित अवस्था, अब आप प्लीज मुझे एक बार बता दें कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे। बताइए, अगर मैं बोलूंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, आप क्या समझ गए? पहली चीज, गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर करंट है या नहीं है? हाँ जी, नहीं है। दूसरा, इन दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल हैं या नहीं है? इक्वल है। वेरी गुड। इस वाले रास्ते पर करंट नहीं है, और क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल हैं। और इस वाले रास्ते पर अगर करंट है, इट मींस कि दोनों के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल नहीं है। समझ आ रहा है आपको? तो ये इसकी बैलेंस्ड कंडीशन है। हम कैसे समझेंगे कि इस वाले रास्ते पर करंट है कि नहीं है? एक तो हम गैल्वेनोमीटर को देखेंगे, अगर इसका इंडिकेटर 0 पे होगा, सारा कुछ कनेक्शन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, इसके बाद अगर इसका इंडिकेटर 0 पर है तो हम समझ जाएंगे क्या? कि इस वाले रास्ते पर करंट नहीं आ रही है। तो जो करंट इधर एंटर करेगी पूरी की पूरी यहां चली जाएगी, जो इधर प्रवेश करेगी पूरी की पूरी इधर चली जाएगी। और हम पता कैसे लगाएंगे कि इनके किन बिंदुओं का विभव बराबर हो गया है? आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखिए, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर ये V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अगर ये V वोल्ट की बैटरी लगी है, इसका मतलब क्या है? ये बैटरी का एक सिरा यहां जुड़ा हुआ है और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो यहां जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है? V वोल्ट। सोचिए थोड़ा सा, आपको इससे पहले भी ऐसी कई कंडीशन आई हैं जब ये बताया गया है। तो अगर बैटरी 12 वोल्ट की लगी हुई है, 12 वोल्ट की, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना? 12 वोल्ट। और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट। अब दोनों के बीच अंतर कितना आएगा बताओ? 12 माइनस 0। अंतर कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो 12 माइनस 0 करोगे, कितने का अंतर आएगा? 12 वोल्ट का। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में 12 वोल्ट का विभवांतर आ गया, देखो। तो ये एक चीज भी आप याद रख लें, अगर बैटरी 12 वोल्ट की है तो आप उस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को जिन दो बिंदुओं के बीच में कनेक्ट कर देंगे, उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। और कैसे होगा?
तो उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल जहां पर जुड़ा होगा वो 12 वोल्ट पर होगा, नेगेटिव टर्मिनल जहां जुड़ा होगा वो 0 वोल्ट पर होगा। अब 12 और 0 इन दोनों का डिफरेंस 12 आ गया। अब एक चीज और देखिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट, लेकिन आप जैसे जैसे इधर जाते जाओगे यहां जब आप पहुंचोगे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। चाहे इस रास्ते से जाइए तो भी यहां का 12 वोल्ट है, ऐसा जाते जाते यहां का वोल्टेज कितना हो गया? 0 वोल्ट। इसका मतलब एक बात हमको पता चल रही है कि जैसे जैसे हम पॉइंट ए से और सी की ओर चल रहे हैं, वोल्टेज का क्या हो रहा है? वोल्टेज घटते जा रहा है या वोल्टेज बढ़ते जा रहा है? वोल्टेज घटते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां 12 वोल्ट है, यहां 0। तो जैसे जैसे आप ए से सी की ओर जाओगे, करंट के साथ साथ आप चलोगे, तो वोल्टेज का क्या होते जाएगा? वोल्टेज घटते जाएगा। और ये बड़ा सिंपल है कि क्यों घटेगा? क्योंकि जब आप करंट के साथ साथ चलेंगे तो उसके बीच में रेसिस्टेंसेस आएंगे, रेसिस्टेंसेस कोलिजन होंगे। प्रतिरोध क्यों है? क्योंकि वहां टक्कर ज्यादा है तो कोलिजन्स होंगे। कोलिजन्स में चार्जेस के एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी खर्च होगी, तो इस कोने से उस कोने तक पहुंचते पहुंचते उनकी एनर्जी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और एनर्जी या वर्क डन को ही तो क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो अगर एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी 0 हो गई, इसका मतलब पोटेंशियल 0 हो गया। तो इधर से उधर जाते जाते पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो यहां 12 और यहां 0। इसका मतलब जब हम चले होंगे धीरे धीरे विभव घट रहा होगा। 12 का यहां 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और यहां कितना हो गया? 0। ऐसे ही इस रास्ते पर भी घटते हुए जा रहा होगा। 12 का 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और यहां कितना हो गया? तो चाहे आप इस रास्ते पर जाइए या इस रास्ते पर जाइए, दोनों रास्ते पर चलने पर वोल्टेज की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? लगातार वोल्टेज घटते जा रहा है। ठीक है। उसमें से इस रास्ते पर हमने एक पॉइंट पे ये तार अपने करंट ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मान लो इसका वोल्टेज है 6 वोल्ट। अब आप समझ रहे हैं ना इसका 6 कैसे आ गया? क्योंकि यहां से यहां कितना है? 12। यहां से अब चलोगे तो वोल्टेज क्या हो रहा है? तो मान लिया इसका कितना है? 6 वोल्ट। और आगे और घट के क्या हो जाएगा? 0। इधर वाली तार में भी यही वोल्टेज का घटना चालू था। ये वाली जो तार होगी, ये वाली तार, इसको हम ऐसा कनेक्ट नहीं करेंगे। इस तार में इसका जो अगला हिस्सा होगा इसको हम ऐसा फ्री रखेंगे और वो अपने हाथ में लेंगे। इधर तो हमने जोड़ दिया कस के, और इधर का जो तार आया उसको अपने हाथ में ऐसा पकड़ लिया हमने। समझ आ रहे हैं आपको? अब इस वाली वायर को हम थोड़ा इधर या थोड़ा उधर कनेक्ट करा के देखेंगे। हमने क्या किया? इस वाली वायर को हमने यहां पर कनेक्ट किया, इस जगह पर। अगर इस जगह पर कनेक्ट किया तो हमने क्या देखा कि ये वाली वायर जो कि ऐसे है, इमेजिन करिए कि ये वाली वायर ऐसे नहीं है, ये वाली वायर का ये वाला जो तार है ये यहां ऐसे टच है। तो हमने देखा कि करंट इधर से इधर जाने लगी, करंट यहां से यहां जाने लगी। क्यों जाने लगी? क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई होगा और इसका पोटेंशियल कैसा होगा? लो। इसलिए करंट यहां से यहां जाने लगी। हमने इस वायर को यहां से ऐसे पकड़ा और पकड़ के थोड़ा यहां टच करवाया। अब हमने देखा कि करंट उधर से इधर की तरफ आने लगी। अगर करंट उधर से इधर आने लगी, व्हाट इट मीन्स? इसका यह मतलब हुआ कि अब इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है और इस पॉइंट का पोटेंशियल लो है। समझ आ रहा है? और ऐसा ही होगा। क्यों? यहां से जब चले आप तो 12 के बाद 10, 11, 10, 9, 8, अगर इसका 8 है और ये 6 है तो 8 से 6 की ओर करंट फ्लो होगी ना। उसके बाद यहां चले जाओगे तो यहां 3 है, क्योंकि यहां जाने पर पोटेंशियल और घट गया। तो यहां 3, 2, 1, 0, यहां 3 है और यहां कितना है? 6। तो 6 से आपने 3 को कनेक्ट कर दिया, इसलिए हायर से लोअर की ओर करंट जा रही है।
तो इस वायर को पकड़कर इधर कनेक्ट करेंगे तो करंट इधर से इधर जाना शुरू हो जाती है, बिकॉज दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। और इसी वायर को पकड़कर यहां कहीं कनेक्ट करा देंगे तो करंट अपनी दिशा बदल देती है और उधर से इधर आना शुरू हो जाती है, बिकॉज एट दैट सिचुएशन दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। ये कर करके ये वाला जो पॉइंट है इसको पकड़ के पूरी तार में जगह जगह पर टच करवाते हैं। थोड़े में करंट इधर से इधर जाती है और थोड़े में करंट इधर से इधर आती है, डायरेक्शन बदलती है। अब ध्यान से देखिएगा, गैल्वेनोमीटर में हमने इधर की तरफ टच करवाया, हमने देखा कि इसका जो इंडिकेटर है इधर है, ठीक है। इसके बाद इधर टच करवाया कहीं पर, अब हमने देखा इसका इंडिकेटर इधर आ गया। इसका मतलब साफ है कि इस पूरी वायर में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जब इसका इंडिकेटर 0 पे रहेगा। फिर से देखो, आप इधर साइड टच करवाया आपने तो इंडिकेटर इधर आ गया। अब जैसे जैसे उधर करते जाओगे ये इंडिकेटर ऐसा होते जाएगा होते जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी जरूर आएगी जब ये कहां पर आएगा, 0 पर आएगा। इसके बाद तार को जब उधर ले जाओगे तो ये उधर जाना शुरू कर देगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई जहां पर गैल्वेनोमीटर ने हमको क्या दिखाया, 0। हम वो वाला पॉइंट सर्च करना चाहते हैं, तो हमने ये वाली जो वायर है, ये वाली, इसको पकड़ के, जो कि हम बार बार यहां से लगातार ऐसे ट्रायल एंड एरर करते जा रहे हैं, लगातार ये करके हम ऐसा पॉइंट पता लगाते हैं कि जब उस पॉइंट पर मैं टच करवा दूं तो इसकी करंट का क्या हो जाए, 0 हो जाए। और इस तरह से ये वाला पॉइंट हम पता लगा लेते हैं। नहीं समझ में आया? और मान लिया कि वो पॉइंट हमें कहां पर मिला, यहां पर मिला। तो ये कैसा पॉइंट हमको मिला कि अगर यहां टच करवाओगे तो यहां धारा आना बंद हो जाएगी, ना बी से डी की ओर जाएगी और ना डी से बी की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय इसका और इसका पोटेंशियल कितना हो गया होगा, सेम, 0 नहीं। इसका और इसका पोटेंशियल दोनों का कैसा हो गया होगा, सेम, 0 नहीं। अगर इसका 6 वोल्ट है तो इसका भी कितना हो गया होगा, 6 वोल्ट। विभव का अंतर खत्म हो गया, ना कोई हाई है ना कोई लो है, इसलिए करंट का फ्लो भी खत्म हो गया। बात समझ में आई? तो जब तक इधर हाई रहेगा इधर लो, करंट इधर फ्लो होगी। अगर ये हाई ये लो है तो करंट इधर से नीचे आएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, अगर आप ढूंढोगे तो जरूर मिल जाएगा, जहां पर जब आप इस वायर को टच करवा दोगे करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। और वही पॉइंट हमको सर्च करना है, क्योंकि तभी हम क्या बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। और जब हमने वो पॉइंट सर्च कर लिया, इसका मतलब हमने व्हीटस्टोन सेतु को क्या कर दिया, संतुलित कर दिया हमने। और जब तक आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित नहीं माना जाएगा। और हमको स्टडी भी किसकी करनी है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसलिए कुछ भी करने से पहले, कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले अपने व्हीटस्टोन ब्रिज को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। कैसे करना है समझ आया? क्या करोगे, एक तरफ तो जोड़ दोगे और दूसरी तरफ का ये तार आपके हाथ में रहना है, उसको सब जगह टच करवा के हम देखेंगे। और कब टच करवाना बंद करेंगे, जब तार को टच करवाने से गैल्वेनोमीटर क्या दिखा देगा, 0 दिखा देगा। वेरी गुड। अब आप समझ गए दैट व्हाट इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो अब क्योंकि हमने सेतु को क्या कर लिया, बैलेंस्ड कर लिया। बैलेंस्ड कर लिया इट मींस IG विल बिकम 0। IG का मान 0 हो गया, इस रास्ते पर करंट खत्म हो गई। ओके, अब ऐसी सिचुएशन पर इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना चाहते हैं। आप याद रखिएगा कि सेतु को संतुलित कब बोल रहे हैं आप, जब IG क्या हो जाती है, 0। याद रखिएगा, अभी बाद में हम फिर आपसे पूछेंगे। इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं, तो वो कैलकुलेशन कर लेते हैं।
आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम वो कैलकुलेशन आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। इसमें हम किरचॉफ का सेकेंड रूल अप्लाई करना चाहते हैं। आप देखो यहां पर भी आपको लूप्स दिखाई दे रहे होंगे, एक लूप ये है और एक लूप ये है। आप चाहें तो एक बड़ा सा लूप भी ले सकते हैं, लेकिन हम एक लूप ये वाला कैलकुलेशन के लिए लेंगे और एक ये वाला लूप कैलकुलेशन के लिए लेंगे। तो और इसमें किरचॉफ का सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे। लूप में लगता है ना किरचॉफ का दूसरा नियम। सबसे पहले उस नियम को लगाने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? उस नियम को लगाने के लिए हमें कैलकुलेशन की एक डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है। तो आप डिसाइड करके बताइए इस लूप के कैलकुलेशन की क्या डायरेक्शन रखेंगे। यू हैव टू डायरेक्शंस, ईदर यू कैन टेक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यू कैन टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन डू यू वांट टू टेक हियर? कौन सी दिशा लेना चाहते हैं? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, ओके। चलिए क्लॉकवाइज में ले लेता हूं डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में जब यहां कैलकुलेट करेंगे तो ये एरो लगेगा, जब यहां कैलकुलेट करेंगे तो ये एरो लगेगा, और जब इस पे कैलकुलेट करेंगे तो ये एरो देखेंगे आप। तो ये हमने लूप ले लिया। कौन सा लूप है? इन लूप, लूप का नाम बताइए। ए बी डी ए। इन लूप ए बी डी ए, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर आकर रुकना है। अब लगाइए किरचॉफ से सेकेंड रूल। कहीं से भी एक तरफ से चलना शुरू करें कैलकुलेशन की डायरेक्शन पे, और जो भी एलिमेंट्स मिलते जाएं उनके दोनों सिरों के बीच क्या निकालते जाएं? विभवांतर, और उन सब का बीजगणितीय योग क्या करना है बाद में? 0 के बराबर, ठीक है। चलिए मैं यहां से चलना शुरू करता हूं। ये 12 और 0 में हटा देता हूं। यहां से चलना शुरू करेंगे। अब प्लीज मुझे बताएं, मैं ऐसा चलूं या मैं ऐसा चलूं? ऐसे ऊपर की तरफ ए से बी की तरफ चलें पहले, कि ए से डी की तरफ चलें? ए से बी की तरफ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट वी आर टेकिंग द डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए हमें इधर चलना चाहिए। तो इधर चलेंगे। इधर चलने पर सबसे पहला एलिमेंट कौन मिल गया? प्रतिरोध। प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज कैलकुलेट करना है कि कॉपी कर लेना है? कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? I इंटू आर। वेरी गुड। तो इसमें कितना रेसिस्टेंस है? R1। इसमें कितनी करंट है? I1। दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये हमने कर लिया I1 इंटू R1। अब बताइए इसका निशान प्लस रखें कि इसका निशान माइनस रखें? कैसे पता आपको? हाँ, अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन देन यू कैन टेक पॉजिटिव साइन। देखो ये किसकी डायरेक्शन है? कैलकुलेशन, और ये करंट, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो हमें इसके सामने क्या ले लेना चाहिए? प्लस। क्लियर? और आगे चलिए बी पर आ गए। इसके बाद यहां आइए, क्योंकि अभी यही लूप ले रहे हैं। यहां पर आएंगे तो इस रास्ते पर करंट कितनी है? इस रास्ते पर करंट कितनी है? 0 है कि नहीं है? है, क्योंकि हम बैलेंस कर लिया है हमने। तो इस रास्ते पर करंट कितनी है? हालांकि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध तो मिला, लेकिन क्योंकि इस रास्ते पर करंट ही 0 है, तो इसको कैलकुलेट करके क्या करोगे? या अगर आप I इंटू आर करोगे भी तो वो क्या हो जाएगा? क्योंकि I 0 है तो I इंटू आर 0 हो जाएगा। मत उसको टच करिए, छोड़ दीजिए और आगे चल पड़िए। ये हमने कंप्लीट कर लिया। यहां पर आ गए, अब इधर वापिस आना है। अब इधर आ गए। समझ आ रहे हैं ना आपको? आप सोचेंगे ये नहीं लिया तो क्या इसको भी नहीं लेंगे? हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर में भी कुछ प्रतिरोध होता है, ये ही हमने बाहर दिखाया है आपको। तो ये और ये अलग है ऐसा मत सोचिए। अगर इसमें कोई वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब इसके सिरों के बीच कोई भी विभवांतर नहीं है। तो छोड़ दें आप इसको, आगे बढ़ जाएं। यहां पर आएंगे। अब ये एक एलिमेंट मिला, रेसिस्टेंस मिला। कौन सा रेसिस्टेंस है ये? R3। और करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है? I2। वेरी गुड। ये करंट नहीं आ रही है?
अच्छा, रेसिस्टेंस R3, करंट I2। तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर कॉपी करना है कि कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? I इंटू R। इसमें I कितना है? I2, और R कितना है? R3। तो हमने कैलकुलेट करने के लिए I2 इंटू R3। अब अभी पूरा हुआ नहीं। अब ये बताइए प्लस लें कि माइनस? कैसे मालूम आपको कि माइनस लें? क्योंकि यहां पर करंट इस दिशा में है, और यहां के लिए कैलकुलेशन इसको देखोगे कि इसको देखोगे? वेरी गुड, ये देखेंगे। इन दिस केस our direction of calculation and the direction of current both are opposite to each other, therefore we should take a negative sign here। हमको माइनस निशान यहां लेना पड़ेगा, और हम कहां पर आ गए? जहां से हम चले थे वहीं पर आ गए। इसलिए अब कोई एलिमेंट इस लूप में बचा क्या? अब कोई एलिमेंट इस लूप में नहीं बचा, इसलिए जोड़ किसके बराबर कर दो? हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे हो यहां तो ई नहीं आया कहीं, तो ई नहीं आया तो नहीं आया यार, क्या करा जाए? अब हम जबरदस्ती तो ई नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि इस लूप में कोई सेल नहीं लगी है, इसीलिए कोई ई नहीं आया। हमने रूल को कंप्लीटली फॉलो किया। क्या रूल था? किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में जितने भी अवयव होते हैं उन सब के सिरों के बीच विभवांतरों का बीजगणितीय योग कितना होता है? हमने किया। अब सेल आया कि नहीं आया, रेसिस्टर आया कि नहीं आया, कैपेसिटर आया कि नहीं आया, इंडक्टर आया कि नहीं आया, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं आया तो नहीं आया, हम जबरदस्ती तो नहीं बनाएंगे ना। ओके, ये जीरो कर दिया। आप थोड़ा ध्यान से देखें, इसको आप उधर भेज दीजिए, तो ये होगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3। ओके, I2 इधर ले आओ, R1 उधर भेज दीजिए। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा लूप ले लीजिए, ये वाला लूप ले लेते हैं। इस लूप का नाम क्या होगा? बोलिए। बी सी डी बी, जैसा भी आप ले लो। इन लूप बी सी डी बी, जहां से चले वहीं पर आ गए। ठीक है, अब इस लूप में बताइए, इस लूप में बताइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन लें कि एंटी क्लॉकवाइज? जैसा आपको पसंद है। आप बिल्कुल मत सोचिए कि किससे आसान होगा, आप भी देखो चेक करके कि क्या वाकई में कोई भी डायरेक्शन लें तो आंसर ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। कौन सा ले लें बताइए? एंटी क्लॉकवाइज ले लें, ताकि आपको ये भी हो जाएगा एक में क्लॉक एक में एंटी क्लॉक। कहो तो हम दोनों क्लॉक ले लें, वो आप पर डिपेंड करता है। जैसा बताइए, क्लॉक के एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखिए हमने ले लिया डायरेक्शन भाई, ये हमने कैलकुलेशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बना ली। अब फिर से स्टार्ट करिए एक तरफ से, चाहे जहां से शुरू करिए। सी से स्टार्ट करेंगे, जहां से आपकी मर्जी हो, सी से कर लो। तो इधर की तरफ चलेंगे या नीचे की तरफ आएंगे? कैलकुलेशन की डायरेक्शन तो डिसाइड की ना आपने, एंटी क्लॉकवाइज, और सी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हम ऊपर की तरफ जाएं कि नीचे की तरफ पहले आए? पहले ऊपर, तीर तो देखो ना इसका, आपको कह रहा है कि ऊपर चलो पहले। अगर ऊपर चलेंगे तो रेसिस्टेंस मिल गया पहले आपको। इसके सिरों के बीच विभवांतर बताइए। I इंटू R, कितनी करंट है उस पे? I1, और कितना रेसिस्टेंस है? देखो इसके पास करंट कितनी है? I1, रेसिस्टेंस है R2। तो हमने लिखना पड़ेगा I1 इंटू, प्लस लगाएं कि माइनस, करंट की डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में है कि विपरीत है? तो प्लस की माइनस? माइनस, माइनस लगा दिया। उसके बाद यहां से यहां पर आ गए। अब इसमें आएंगे तो ये एलिमेंट तो है, बट इन द बैलेंस्ड कंडीशन देयर इज नो करंट इन द पाथ, इसलिए इसको लेना
जरूरी नहीं है, आप लोगे भी तो करंट इंटू रेसिस्टेंस करने से क्या आ जाएगा, 0, कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो इस रास्ते को। अब यहां पर चलो, यहां पर जब आप आएंगे तो रेसिस्टेंस R4, करंट I2, वोल्टेज होगा I2 इंटू R4, प्लस होगा कि माइनस, आप बताइए। I2 into R4 and this will be positive because in this line direction of current and the direction of calculation both are similar, एक ही डायरेक्शन पे हैं, इसलिए प्लस। और जैसे ही इसको पार करोगे कहां पर आ गए आप, C पर, जहां से चले वहीं आ गए, देन लूप हैज कंप्लीटेड। अगर लूप कंप्लीट हो गया, बस सारी वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग किसके बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर। अगेन इसको उधर लेते जाइए, माइनस I1 I2 R2 इज इक्वल टू माइनस I2 R4, इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, फिर -1 से -1 कैंसिल कर देंगे, यहां से भी I1 अपॉन I2 निकालिए, दिस विल बी R4 अपॉन R2 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जिस तरीके की कंडीशन हमने इक्वेशन नंबर 1 से बनाई वैसे ही हमने बना ली इक्वेशन नंबर 2। और अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड I1 अपॉन I2 है, इक्वेशन नंबर 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड I1 अपॉन I2 है। इट मींस कि दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए दोनों के राइट हैंड साइड भी कैसे होंगे, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल कर दीजिए आप। इसका राइट हैंड साइड है R3 अपॉन R1 और इसका राइट हैंड साइड है R4 अपॉन R2। नहीं समझ आई आपको? इसको हम और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, देखो अगर दोनों को ही पलट दें, हम इन्वर्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, ये भी बन जाएगा। हम चाहें तो इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये R2 यहां ले आइए और R3 वहां पहुंचा दीजिए। R2 ऊपर है नीचे आ जाएगा, R3 नीचे है वहां ऊपर चला जाएगा। Therefore R1 upon R2 is equal to R3 upon R4। समझ आया आपको? अच्छा, और आप जानते हैं ये क्यों आ पाया ऐसा, R1 R2 R3 R4 इन चारों रेसिस्टर्स के बीच में ये एक रिलेशन है, और आपको मालूम है कि ऐसा क्यों आ सका, ऐसा इसलिए आ पाया क्योंकि इस रास्ते पर करंट कैसी है, 0 है। अर्थात व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है, इसलिए R1 R2 R3 R4 का यह संबंध बना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्रतिरोधों का यह संबंध इसलिए है क्योंकि IG का मान कैसा है, 0, अर्थात व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है। यहां पर नोट कर लेते हैं। प्रतिरोधों के बीच यह संबंध इसलिए है क्योंकि IG इज इक्वल टू 0 है, अर्थात व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है। तो आप याद रखिए, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है इसलिए यह कंडीशन बन पाई है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड ना होता तो प्रतिरोधों के बीच ये रिलेशन भी नहीं आता।
अब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, आप जानते हैं। अब हम इसमें आपको दो बातें बता सकते हैं, तीन बातें बता सकते हैं। कौन कौन सी? देखिए, R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के बराबर है। फिगर में देखो, R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 के इक्वल है, और ऐसा कब है? जब सेतु संतुलित है। तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो एक तरफ तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि IG कैसा होना चाहिए? 0। दूसरी तरफ हम क्या पढ़ रहे हैं कि R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यह भी सेतु के संतुलित होने की एक शर्त है। तो व्हीट स्टोन सेतु के संतुलित होने की कितनी शर्तें हैं? दो मिल गई आपको। कौन कौन सी? अगर IG की वैल्यू 0 है तो भी व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा है? संतुलित है। और अगर R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 की वैल्यू के इक्वल है तो भी व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा है? संतुलित है। नहीं समझ में बात आई आपको? और एक चीज देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। फिगर में देखो, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। आप R1 R2 R3 R4 मत देखिए, पैटर्न देखिए कि R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। अगर R1 अपॉन R3 की वैल्यू R2 अपॉन R4 की वैल्यू के इक्वल है तो भी सेतु कैसा है? यह भी तो इसी से आया है। तो भी ब्रिज कैसा है? संतुलित। इस तरह से हमने 3 कंडीशंस बनाई। तो अगर कभी किसी व्हीट स्टोन ब्रिज में IG की वैल्यू 0 हो तो क्या समझ जाइएगा? सेतु संतुलित है। सेतु संतुलित होने की और 2 कंडीशंस क्या है? एक कंडीशन है कि अगर R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 के बराबर है तो भी ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर आप R1 अपॉन R3 R2 अपॉन R4 के बराबर है तो भी ब्रिज बैलेंस्ड है। नहीं समझ में आई बात आपको? अगर आ गई है तो प्लीज मुझे बताइए। ये एक मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया, यहां पर मैंने दिया 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और ये यहां पर गैल्वेनोमीटर है। आप बताएं मुझे, क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है? संतुलित है कि नहीं है? यहां पर करंट 0 है कि नहीं? 2 बातें बताइए। पहली बात, ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं? दूसरा, गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर करंट है कि नहीं? हाँ जी, सेतु संतुलित है कि नहीं? संतुलित है कि नहीं है? संतुलित है। कैसे पता लगाया आपने? वेरी गुड। देखिए, अभी हमने आपको बताया 3 कंडीशन बताई। एक में बताया जब IG 0 हो तो भी बैलेंस्ड है। एक में R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 की वैल्यू के बराबर हो जाए तब भी व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। और अगर R1 अपॉन R3 R2 अपॉन R4 के बराबर है तो भी ब्रिज बैलेंस्ड है। आप करके देखो ना। करंट वाली कंडीशन तो नहीं दी है, छोड़ो, प्रतिरोध वाली है हमारे पास। R1 अपॉन R2 किया, क्या वैल्यू आई? 1/2। फिर R3 अपॉन R4 किया, 3/6, क्या आया? इट इज अगेन 1/2। सो R1 अपॉन R2 इज 1/2, R3 अपॉन R4 इज ऑल्सो 1/2। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? बराबर। इसका मतलब सेतु कैसा है? संतुलित है। नहीं समझ में आया? आप ऐसा भी करके देखो, 1/3, 2/6। तो ये 1/3 आया, और जब आप 2/6 करोगे उसको कैलकुलेट करो, वो भी 1/3 आएगा। ये भी दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। इसका मतलब सेतु कैसा है? संतुलित है। हमने 2 बातें पूछी थी। एक पूछा था सेतु संतुलित है कि नहीं, दूसरा पूछा था इस वाले रास्ते पर करंट है कि नहीं। तो सेतु तो संतुलित है पक्का, इस वाले रास्ते पर करंट है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है।
और जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो गैल्वेनोमीटर वाले रास्ते पर करंट नहीं आती, बिकॉज एट दैट सिचुएशन दिस पॉइंट हैज सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, समझ आ रहा है। एक और चीज देखिए, एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने आपको एक चीज बता दी, केवल क्या बता दिया कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इस वाले रास्ते पर करंट कितनी है, 0 है। तो बताइए यहां पर लगे प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, 18 ओम। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है आपने। क्यों? आपने देखा कि इस वाले रास्ते पर करंट कितनी है, आप तुरंत समझ गए कि सेतु कैसा है, संतुलित। और अगर सेतु संतुलित है तो उसमें अगर ये 1/3 है तो इसको भी क्या होना चाहिए, 1/3। तो 1/3 इज इक्वल टू 6/R4। फिर जैसे ही कैलकुलेट करोगे R4 का मान कितना आ जाएगा, 18 ओम आ जाएगा। अगर ये इससे 3 गुना है तो ये इससे 3 गुना होना चाहिए। अगर ये इससे 6 गुना है तो ये इसका भी 6 गुना होना चाहिए। आप करो 6 3 18, उससे भी आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये 2 तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ आ गया? तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये कैलकुलेशन एग्जामिनेशन में इसका डेरिवेशन आता है इस फॉर्मूले का, तो ये बहुत अच्छे से आप तैयार करिए। अब एक चीज और, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा है ये कोई डिवाइस नहीं है, ये एक सिद्धांत है, ये एक प्रिंसिपल है जो कि व्हीटस्टोन ने बनाया हुआ था। अब इस सिद्धांत पर आधारित हम उपकरण बनाते हैं और उस उपकरण का यूज हम करते हैं प्रतिरोध को मेजर करने के लिए। उस डिवाइस का प्रयोग हम करते हैं रेसिस्टेंस को नापने के लिए। सबसे शुरू में हमने बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज हम कहां करेंगे, किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, टू फाइंड आउट द अननोन रेसिस्टेंस। अननोन रेसिस्टेंस किसके बीच का, रेसिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध निकालने के लिए हम इस सिद्धांत का यूज कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध निकालने के लिए आप इस प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। कौन से 2 बिंदु, 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर, 2 पॉइंट्स ऑफ अ सॉलिड। आप जो चीज इन 2 बिंदुओं के बीच लगा दोगे कसम से उसी का रेसिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो वायर लगा दोगे उस तार का प्रतिरोध आ जाएगा, कोई सॉलिड मटेरियल लगा दोगे उसका रेसिस्टेंस आ जाएगा, किसी भी सर्किट के 2 पॉइंट यहां जोड़ दोगे उसका रेसिस्टेंस आएगा। आप अगर ऐसा पकड़ के खड़े हो जाओगे आपकी बॉडी का रेसिस्टेंस आ जाएगा। हो सकता है किन्हीं भी 2 बिंदुओं, मैंने बोला उसके लिए मैंने कोई शर्त नहीं बताई आपको। तो इन 2 बिंदुओं के बीच जिसको भी जोड़ दोगे उसी का रेसिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अगर आप आकर किसी दिन उसके 2 पॉइंट्स को ऐसा पकड़ के खड़े हो जाइए तो आपकी बॉडी का जो रेसिस्टेंस है ना वो भी मशीन में आ जाएगा, डिवाइस में आ जाएगा उस पर। तो हम चाहें तो आपको एक दिन डिवाइस में ऐसे पकड़ के खड़े करवा दें और एक्सपेरिमेंट करके हम आपकी बॉडी का रेसिस्टेंस बता सकते हैं। ये ऐसा प्रिंसिपल है ये। हालांकि इस सिद्धांत पर आधारित जो उपकरण हमने बनाया उस उपकरण का हमने नाम रखा मीटर ब्रिज, हिंदी में मीटर सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित प्रतिरोध को नापने के लिए एक उपकरण बनाया गया। उस उपकरण का नाम क्या रखा गया, मीटर सेतु, और उसकी मदद से हम नापते हैं। मीटर ब्रिज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन क्लास 12th। मीटर ब्रिज का जो प्रयोग है कक्षा 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और कक्षा 12 के हर स्टूडेंट को यह एक्सपेरिमेंट करना ही है। तो जब आपके स्कूल खुलेंगे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या मैंने बताया कि मीटर व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित
अज्ञात प्रतिरोध को नापने की एक डिवाइस बनाई गई जिसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। तो इसे हम नोट कर लेते हैं जरा। व्हीटस्टोन सेतु के व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण जिसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उसका नाम है मीटर सेतु। मीटर ब्रिज। तो याद रखिएगा, मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है और इसकी मदद से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग स्टडी करेंगे इस मीटर ब्रिज के बारे में। क्या होता है मीटर ब्रिज, इससे किस तरह से आप अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हो, वो सारी बातें हम इस पे पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी स्टडी करेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।